अरे ओ कोयले की दुकान, कहाँ मर गई तू? आज तो लगता है महारानी अपनी चमड़ी को गोरा करने को तो नहीं बैठ गई। अरे ओ सुन तो जरा, जल्दी आ इधर। अरे जल्दी से मेरी दवाइयाँ तो ले आ। कहीं तू मुझे बिना दवाइयों के मारने का प्लान तो नहीं बना रही है? अगर ऐसा है तो तेरा ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। हाँ, अरे तेरे हाथों से दवाइयाँ लेते हुए भी डर लगता है कि कहीं तेरा काला रंग मेरे लिए अमावस की रात ना बन जाए। माँ जी, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही थी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। अरे कभी कभी तो अपने मुंह पर भी साबुन लगा लिया कर, क्या पता तेरे चेहरे का कालापन थोड़ा कम हो जाए। सीमा जब जब अपनी सास के पास आती थी तब तब विमला उसके रंग को लेकर ताना जरूर कसती थी। सीमा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जो कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन अपने काले रंग के कारण हमेशा ही उसे खरी खोटी सुननी पड़ती थी। अरे ओ सीमा, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। आज शाम को मेरी कुछ सहेली आ रही हैं, तो खाना जरा टेस्टी बनाना, कहीं तेरी शक्ल की तरह पकवान भी फीके ना रह जाएं। ठीक है माँ जी। सुनो गोरी बहू, तुम जरा अच्छे से तैयार हो जाना। आखिर तुम ही तो हमारे घर की नाक हो। तुम्हें देखकर तो उनकी आंखें ही फट जाएंगी कि मेरी गोरी बहू बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। उनमें से तो किसी की भी बहू तुम्हारे जितनी गोरी नहीं है। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं ना तो मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। पर वो क्या है ना, मेरी क्रीम खत्म हो गई है। क्या आप मुझे वो खरीद कर दे देंगी? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं दूंगी। आखिर तेरी सुंदरता में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ जी, वो क्रीम जो है ना वो 2500 रुपए की है। दादा 2500 रुपए? अरे इतनी महंगी क्रीम कौन लगाता है बहू? हाँ, मैं तो 100 रुपए वाली क्रीम लगाती हूँ। ये 2500 रुपए वाली कौन सी क्रीम है? अरे माँ जी, जितनी महंगी क्रीम उतनी ज्यादा खूबसूरती। मैं तो हमेशा से यही क्रीम लगाती हूँ। अब आपको अपनी नाक ऊंची रखनी है तो फिर क्या 2500 रुपए। अब आप जल्दी से मुझे रुपए दे दीजिए बस। अरे हाँ हाँ, लाती हूँ। अरे पैसे तो लगता है देने पड़ेंगे। अगर गोरी बहू का गोरापन कहीं कम हो गया तो मैं अपनी सहेलियों के सामने क्या मुंह दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरी एक बहू तो कोयले की खदान है, खदान। पता नहीं मेरे लड़के को ये काला कोयला कैसे पसंद आ गया। हाँ। अरे विमला, मजा आ गया। तेरी बहू तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। हाँ सरिता, तुम एकदम सही कह रही हो। ऐसा स्वादिष्ट खाना भाई मेरी बहू भी नहीं बना पाती है जैसी विमला की बहू ने बनाया है। अरे छोड़ो, खाना बनाने में कौन सी मेहनत लगती है भला। खाना तो कोई भी बना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ। अरे विमला, कैसे मेहनत नहीं लगती है खाने बनाने में। बेचारी खाने के चक्कर में खुद का भी ध्यान नहीं रख पाती होगी। देखो कैसी चेहरे की रंगत ही उड़ गई है। अरे तुम लोग इसकी रंगत को छोड़ो, मैं तुम लोगों को अपनी गोरी बहू से मिलवाती हूँ। वो इतनी गोरी है कि मैंने उसका नाम ही गोरी बहू रख दिया है। बहुत ही सुंदर है वो। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तेरी बहू तो सच में बहुत गोरी है, बिल्कुल दूध के जैसे। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या, आजकल गोरा करने वाली बहुत सी क्रीमें आती हैं जिसे लगाते ही चमड़ी एकदम चमकने लगती है। पर ऐसी क्रीमें बहुत महंगी होती हैं। तुम कौन सी क्रीम लगाती हो गोरी बहू? अरे निर्मला, मुझे तो कहीं जलने की बू आ रही है। कहीं
तुम ही तो नहीं जल रही है मेरी बहू की खूबसूरती से। हाँ, अरे मैं क्यों जलने लगी भला? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम्हारी इस गोरी बहू को खाना बनाना भी आता है या नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है मैं सब जानती हूँ। मेरी गोरी बहू को देखकर तुम सब लोगों को जलन हो रही है। हाँ, रात में जब खाना खाने का समय हुआ तो घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अरे विनोद, पहले तो मुझे ये बता, इस महीने तूने मुझे कम पैसे क्यों दिए थे घर खर्च के लिए? हाँ? अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने अपनी पूरी सैलरी तो आपको ही दे दी है और अपने पास तो मैंने कुछ भी नहीं रखा है। चुप कर, अब तू अपनी माँ से झूठ भी बोलेगा, जोरू का गुलाम कहीं का। जब से तो इस कोयले के खदान को इस घर में बहू बनाकर लाया है, तब से तो मानो इस घर की लक्ष्मी ही रूठ गई हो। कहते हैं कि बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, पर ये तो अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी। पता नहीं मेरा सामान कहाँ गायब हो जाता है। अब मेरी सोने की अंगूठी कहीं नहीं मिल रही है। अब तक तो मैं चांदी की पायल के लिए ही परेशान थी, पर अब मेरी सोने की अंगूठी भी। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तू ही कुछ कर। अरे भाग्यवान, तुमने ही कहीं रख दी होगी, अब भूल गई हो। अरे मैंने कहीं रखी होती तो मैं इन सब लोगों से क्यों पूछती? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और अब इसके आ जाने के बाद से ही ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ भाभी, गाजर का हलवा तो बहुत टेस्टी बना है। इतना भी टेस्टी नहीं बना है। इसमें चीनी तो इतनी ज्यादा डली है कि हलवा कम और चाशनी ज्यादा लग रहा है। हाँ हाँ, मेरी गोरी बहू एकदम सही कह रही है। जब इसने अपनी पहली रसोई में सूजी का हलवा बनाया था ना, हाय हाय क्या कहना, मजा ही आ गया था। हाँ, इतना सब कुछ हो रहा था सीमा की आंखों के सामने, लेकिन वो तब भी चुप थी, पर उसका मन बहुत उदास था। इस बार तो बिमला जी की अलमारी से पूरे 20,000 रुपए गायब थे, जिसका गुस्सा वो हमेशा की तरह अपनी काली बहू सीमा पर उतारती हैं। विमला जी को तो लगता था कि सीमा ने उनके लड़के पर कोई काला जादू कर दिया है, जिस कारण उनका लड़का उनको पूरी तनख्वाह नहीं दे रहा है। विमला जी ये सब सोच सोच कर बहुत दुखी थी। तभी वहाँ पर उनका लड़का किशोर आया। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने वेस्टर्न सिटी में फ्लैट ले लिया है। फ्लैट? पर तू तो कह रहा था कि तेरे पास पैसे ही नहीं बचते हैं, फिर तूने फ्लैट कैसे ले लिया? हाँ, इससे पहले तो तुमने कभी किसी फ्लैट का जिक्र तक नहीं किया था। हाँ, कभी तुमने किसी को भनक तक होने नहीं दी कि तुम्हें आगे अपना फ्लैट भी लेना है। वो क्या है ना माँ, रचना ने मना कर दिया था बताने को। वो आप लोगों को सरप्राइज भी तो देना था। तो माँ, वो कल का दिन सबसे अच्छा है, इसलिए हम लोग कल ही नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। बेटे बहू को इस तरह से अचानक घर से जाने की बात सुनकर विमला जी बहुत दुखी थीं। विमला जी तो जैसे डिप्रेशन में ही चली गई थीं। एक तो हार्ट की पेशेंट थी और दूसरा इतना भारी दुख आखिर कैसे सहन कर सकती थीं। टेंशन में वो रात के 11 बजे तक कमरे से बाहर ही टहल रही थी कि अचानक उन्हें किसी के बात करने की आवाजें कान में पड़ीं। हाँ रचना, मैं भी बहुत खुश हूँ और ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो पाया है। किशोर, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरे सालों का सपना जो पूरा हो जाएगा और हम अपने नए घर में आराम से बिना किसी रोक टोक के रह सकेंगे। हाँ रचना, मैं भी बहुत खुश हूँ और ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो पाया है। कितनी मेहनत और होशियारी से मैंने माँ जी की तिजोरी से अंगूठी, पायल, सोने के सिक्के, पैसे और न जाने क्या क्या निकाल कर तुम्हें दिया है। और माँ जी तो उस कलमुही को चोर समझती हैं। चलो अच्छा ही है,
मुझ पर तो किसी को कोई शक ही नहीं है। वो दोनों ये सारी बातें करके बड़े खुश हो रहे थे, जैसे कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। उधर विमला जी खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन रही थीं। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी गोरी बहू का मन अंदर से इतना काला है। ये सब बातें सोचते सोचते अचानक से विमला जी के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और वो वहीं पर गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर बहू सीमा उनके पास आ गई। अरे माँ जी, ये क्या हो गया है आपको? तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है और वो विमला जी का चेकअप करते हैं और उन्हें जल्दी से इंजेक्शन भी लगाते हैं। अरे, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मैंने इंजेक्शन और मेडिसिन दे दी हैं। इनका अच्छे से ध्यान रखिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने देना है। ओके। कुछ समय बाद विमला जी को होश आता है। माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं आपके लिए जूस लाई हूँ, आप इसे पी लीजिए। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है। माँ जी, मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए, पर आप किसी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। आपको समय से मेडिसिन भी तो लेनी है, तभी तो आप जल्दी से ठीक हो पाएंगी। अच्छा माँ जी, ठीक है, अब हम निकल रहे हैं। पर बहू, इतने जल्दी जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, वो क्या है ना कि नए घर पर सारा काम हमें ही करना है और अगर हम लेट हो गए तो वहाँ का भी काम समय से नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ माँ, और यहाँ पर आप अकेले तो हैं नहीं, पिताजी, भैया और भाभी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। चलो रचना, आप देर मत करो। अपने बहू और बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। बहू सीमा ने विमला जी की इतनी सेवा और परवाह की कि वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए हरी सब्जियों वाला दलिया बनाया है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं हमेशा आपको बिना तेल वाला हेल्दी खाना ही दूंगी, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी। सीमा, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो बेटा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा और बहू मुझे जिंदगी और मौत के बीच में मरता हुआ ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। सीमा बेटा, मैंने तेरा हमेशा ही अपमान किया और तुझे गलत समझा। मैंने तुझे कोयला समझा, पर तू तो हीरा निकली। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माता पिता बच्चों को डांटते रहते हैं तो भी उसमें उनका प्यार ही छुपा होता है। अब विमला जी अपनी काली बहू को दिल से अपना लेती हैं और वो लोग मिलकर खूब सारी बातें भी करती हैं। तभी अचानक से किशोर और रचना वहाँ पर आ जाते हैं। माँ, बाबूजी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम कहीं के नहीं रहे, हमारा घर तोड़ दिया गया है। ऐसा क्या हो गया भला जो लौट के बुद्धू घर को आए? माँ जी, वो हमारा फ्लैट अवैध जमीन पर बना हुआ था। सरकार ने वहाँ पर बने सभी घर और फ्लैट तोड़ दिए। माँ जी, अब हमारा कोई घर नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए अब से हम भी यहीं पर रहेंगे। क्यों? तुम लोग यहाँ पर क्यों रहोगे? जाओ, दूसरा घर बनाओ जाके और अपना सपना पूरा करो। अब तो मेरे पास पैसे और गहने भी नहीं है चुराने को, क्योंकि सारा पैसा तो मेरे इलाज पर खर्च हो गया है। माँ जी, मैंने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है, शायद उसी की सजा हमें मिल रही है। माँ जी, आपसे बस एक विनती है, हमें रहने को छत दे दीजिए बस। वो दोनों घुटनों के बल पर बैठकर माफी भी मांगते हैं। एक माँ होने के नाते विमला जी ने उन दोनों को घर पर रहने को तो बोल दिया, पर उन दोनों को माफ नहीं किया। पर इस घटना से विमला जी को एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि बाहरी सुंदरता किसी काम की नहीं है, अगर किसी इंसान का दिल ही सुंदर ना हो।